चलिए आगे देखते हैं पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का आकलन करने का एक तरीका नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं राष्ट्रीय आय के एस्टिमेट करने का मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन सा मेथड नहीं है ये आपको आंसर बताना है। अरे भाई 20 सेकंड नहीं हुए लोकेश कुमार, अरे भाई आज 20 सेकंड से भी कम है, 10 सेकंड में बता दिया तो 10 सेकंड आपके अकाउंट में है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा भी हो, कभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। एक बार शेयर कर देना गाइज वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। एक बार शेयर कर देना गाइज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स विधि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स विधि से हम एस्टिमेशन नहीं करते हैं। 3 तरीके होते हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो 3 आप यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। एक अल्पकालीन सरकारी सुरक्षा कागज को क्या कहा जाता है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पेपर को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो भाई आंसर, जल्दी से आंसर बताओ भाई। जल्दी से आंसर करो, क्या बोलते हैं भाई। शॉर्ट टर्म के तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। सी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आंसर क्या होता है, ट्रेजरी बिल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट होते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग करने के, समझ गए। और ये तरीके से क्या होता है, एक तरीके से वचन पत्र के रूप में जो है इनको जारी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन से बाजार परिस्थिति में फर्मों के पास अतिरिक्त क्षमता होती है। एक्सेस कैपेसिटी कब होती है भाई, अरे भाई एक्सेस कैपेसिटी कब होगी। अरे भाई देखो होता क्या है दोस्तों, पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ कंपटीशन पता है ना आपको। टाइप्स ऑफ कंपटीशन क्या होता है, कई तरीके के मार्केट में कॉम्पिटिशन्स होते हैं दोस्तों। 4 तरीके के कॉम्पिटिशन है जो कि नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर होता है दोस्तों फ्रीडम होती है एंट्री करने की, कोई भी एंट्री कर सकता है, कभी भी एंट्री कर सकता है। और आपस में क्या होता है दोस्तों, बढ़िया कंपटीशन होता है। और प्रॉफिट यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसी प्रकार से अगर मैं मोनोलिस्टिक की बात करूं तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है, थोड़ी सी लो बैरियर होती है, एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लो बैरियर, समझ गए। फ्रीडम की भी इंपॉर्टेंस होती है टाइप ऑफ कंपटीशन में। और मोनोलिस्टिक में क्या होता है, बहुत ही लेस प्रॉफिट होता है, लेस प्रॉफिट होता है मोनोपोली से। और इसमें क्या होता है दोस्तों, फर्म होती है ना वो डिफरेंट प्रोडक्ट है जो कि बनाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट है जो कि बनाती है। और लेस प्रॉफिट होता है मोनोपोली से, मतलब ऐसा नहीं कम प्रॉफिट होता है, परफेक्ट कंपटीशन से तो ज्यादा ही होता है, लेकिन मोनोपोली से थोड़ा सा कम होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एक अधिकार प्रतियोगिता के अंदर, है ना। लेस प्रॉफिट देन, अगर किसी की मोनोपोली हो गई तो आप समझ ही सकते हो ना उसका प्रॉफिट कितना ज्यादा हो जाएगा। तो उससे थोड़ा सा कम प्रॉफिट है जो कि मोनोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, समझ गए। और अगर मैं ड्यूपोली की बात करें तो 2 लोग हैं जो कि यहाँ पे कंपटीशन में होता है, 2 लोगों में कंपटीशन होता है। ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है दोस्तों कि कुछ फर्म है जो कि डोमिनेट करती है मार्केट को, समझ गए, ठीक है। कुछ फर्म यानी कि फ्यू फर्म्स जो है वो आपस में क्या करती है, कंपटीशन है जो कि ओलिगोपोली के अंदर करती है और मार्केट कैप्चर करती है, समझ गए मेरी बात। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझ गए। चलिए तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आंसर क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें एक्सेस कैपेसिटी की तो सिंपल सी बात है भाई, मोनोपोलिस्टिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, क्या देखने को मिलेगा, आपको एक्सेस कैपेसिटी देखने को मिलेगी। यानी कि जो मोनोपोली की तरफ होगा वो तो ऑब्वियसली भाई उसके पास में कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा ही होगी ना, मोनोपोली के पास वाला आदमी है, समझ गए। मोनोपोली से पहला ही तो स्टेप है मोनोपोलिस्टिक का, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, पहले भी पढ़ा चुका हूं दोस्तों। हम लोग निकालते हैं पहले, ठीक है, जीएनपी, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट। अगर आप उसमें डेप्रिसिएशन करोगे, आपके वो पापा ने दिए 100 रुपये, 100 रुपये में से 20 रुपये आपने खर्च कर दिए तो कितने रुपए बचे आपके पास? 80 रुपये। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे निकलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। किसके ऊपर? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। जिस चीज को आपने सामान बनाया है ना, उसके वाली कॉस्ट के ऊपर। समझ गए? तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बोला? हमारे देश के लोग जितनी चीजें प्रोड्यूस करते हैं देश में और विदेश में, उसमें डेप्रिसिएशन कर दो तो क्या आ जाएगा आपका? नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जब कोई चीज बनती है ना, उस वाली कॉस्ट पे। समझ गए? एक तो होता है दोस्तों फैक्टर कॉस्ट और एक होता है आपका मार्केट कॉस्ट। समझ गए? तब फैक्टर कॉस्ट में आप क्या करते हो? माइनस करते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस को, प्लस करते हो सब्सिडीज को, जो भी सब्सिडीज दे रही है सरकार। तो आपका क्या आ जाता है दोस्तों? मार्केट प्राइस है, जो कि आपकी यहां पे आती है। तो हम बात कर रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की। कहां पे? यहां पे, जब चीज बन रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। समझ रहे हो? यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के वहां पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। अरे भाई सेम क्वेश्चन आ गए क्या? अरे भाई सेम क्वेश्चन थोड़ी ना है यार, सेम क्वेश्चन आ गए क्या? देखो यार, मेरे को पता नहीं, आइडिया नहीं है कि सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन पहले हो गए होंगे यार, लेकिन सारे क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। एक इच्छा केवल तभी मांग बनती है तब वह उसके पीछे हो। कब बनती है भाई? अरे चलो कोई बात नहीं यार। देखो, अगर रिपीट भी हो गए क्वेश्चन तो भाई रिवीजन कर लो, और अगर रिपीट नहीं हुए तो भाई वैसे पढ़ लो। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं यार, अगर हो गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार। यहां पे आंसर गलत आ रहा है काफी बच्चों का। आंसर हो जाएगा यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अरे भाई, आपकी कोई भी डिमांड, जब तक कोई यूटिलिटी नहीं होगी प्रोडक्ट की, तब तक वो आपको डिमांड कैसे बनेगी? ए वांट बिकम ए डिमांड। कोई जरूरत जो है वो डिमांड कब बनती है? तब उस चीज की जरूरत होती है। समझ गए? उपयोगिता होना जरूरी है ना, तभी तो इच्छा आपकी मांग बनेगी। ठीक है, चलिए, ये तो आपको मालूम है माइक्रो और मैक्रो। हाँ यार, मेरे को लग तो रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गए शायद। रेंगर फ्रिंज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहां पे। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर क्या होती है? जल्दी से बताइए। लग तो मेरे को भी रहा है शायद पहले करवा दिए ये वाले क्वेश्चन। कोई बात नहीं यार, करवा दिए तो एक बार रिवाइज कर लो। नहीं हुए, जो काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले नहीं करे होंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? इंक्रीज होएगा ना भाई, क्या होगा? बढ़नी चाहिए, है ना। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है? मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, पैसा ज्यादा हो जाता है, इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। समझ गए? तो हम क्या करते हैं? टैक्स की रेट को बढ़ा देते हैं ताकि मार्केट से पैसे को क्या कर सके? कम कर सके। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज। चलिए भाई, अगला सवाल। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में आधिकारिक परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? डोमेस्टिक करेंसी की जो रेट है उसकी एक्सचेंज रेट को जब चेंज करते हैं। हाँ, निकेतन बिल्कुल सही बोल रहा है। लोग फिर भी गलत आंसर कर रहे हैं। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट है, तो रिपीट होने के बाद में भी गलत आंसर कर रहे हैं कई सारे बच्चे। तो सोनल शर्मा का फर्स्ट टाइम है। चलिए ठीक है, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई? इसको बोलते हैं पूर्व मूल्यांकन। जब डोमेस्टिक करेंसी के क्या बोलते हैं? ऑफिशियल एक्सचेंज करते हैं एक्सचेंज रेट के ऊपर, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए, आर्थिक नियोजन किसकी एक अनिवार्य विशेषता है? आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग दोस्तों किसमें करी जाती है?
इकोनॉमिक प्लानिंग दोस्तों किसमें होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि इसको की जाती है। हालांकि मिश्रित में भी होती है उन्हें में तो, लेकिन समाजवादी के अंदर ज्यादा होती है। समझ गए? पूरा का पूरा फाउंडेशन ही किसके ऊपर होता है? सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होता है। आर्थिक नियोजन समाजवादी का अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता होती है। ठीक है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। कोई बात नहीं यार, देखो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वापस से देख रहे हो तब आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार कर लेंगे नए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास तो होनी है ना। जनसंख्या की यानी कि डेमोग्राफी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। बीएसई सेंसेक्स कितने शेयरों पर आधारित होता है? बीएसई सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पे कहां पर है? बीएसई बॉम्बे के अंदर है ना। लोकेशन कहां पर है? बॉम्बे में। ठीक है। और एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी है बीएसई। एशिया का क्या है? ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है भाई? पता है क्या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल, कल पहली बार जब भी किसी कंपनी के शेयर आते हैं ना मार्केट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाईफाई स्टडी है, अभी वाईफाई स्टडी के मार्केट में शेयर जारी करे गए तो उसको क्या बोलेंगे? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होते हैं? बिल्कुल न्यू और फर्स्ट टाइम जब शेयर आते हैं ना मार्केट में, उसको बोलते हैं आईपीओ। तब लोग आईपीओ में शेयर खरीद लेते हैं, बहुत सारे लोग शेयर खरीद लेते हैं, फिर ये आपस में क्या करते हैं? इसको बेचते खरीदते हैं। तो ये बेचने का और खरीदने का जो काम है ना, ये कहां पे करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे सेकेंड हैंड जो शेयर है किसी भी कंपनी के, उसका सेल और परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है और परचेज हो रहा है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ना? सही बात है ना एकदम। सेकेंड हैंड ही तो है शेयर। पहली बार तो आपने आईपीओ में खरीदे, उसके बाद में उनका क्या करोगे? घर में अचार तो डालोगे नहीं उन शेयर का। उन शेयर को क्या करोगे आप उसको बेच के पैसा कमाओगे। समझ रहे हो? अगर किसी ने 1000 रुपए यहां पे लगा के शेयर खरीद लिया तो वो क्या करेगा? घर पे तो ना रखेगा उस शेयर को, उसको क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज में 2000 रुपए पे बेचने की कोशिश करेगा। अगर वाईफाई सिटी अच्छा काम करता है तो उसके शेयर बढ़ जाएंगे। समझ गए? और यहाँ पे कितने हैं दोस्तों? 30 मेजर कंपनियां हैं जो किसके लिस्टेड है। तो 30 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता रहा था दोस्तों, वर्ल्ड का 10वां सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। $2.2 ट्रिलियन का जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 1875 में इसको बनाया गया था। अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? विक्रमजीत सेन और आशीष कुमार है जो कि एमडी और सीईओ है। आशीष कुमार कौन है? एमडी और सीईओ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। 30 आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? वैसे ही एक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक अच्छे वस्तुओं के लिए एक उदाहरण है? बताइए। नॉन इकोनॉमिक गुड का एग्जाम्पल। आंसर बिल्कुल कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम पहले। मदर सर्विस, अरे भाई नॉन इकोनॉमिक गुड ही तो है, कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड है क्या मदर की सर्विस? नहीं है ना। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, बैंकर सब पैसे लेंगे आपसे, ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा? मदर की सर्विस क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक सर्विस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का गुणात्मक ऋण नियंत्रण मापक नहीं है? आंसर क्या होगा इसमें? क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए दोस्तों ये सारे मेजर होते हैं, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं होता है। इज नॉट ए क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। समझ गए? गुणात्मक ऋण नियंत्रण मापक ये नहीं है। खुला बाजार परिचालन, तो सी आपका सही आंसर होगा। उच्च शक्ति वाला धन क्या है? देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते क्या है? इसमें सेल और परचेज करी जाती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के, ट्रेजरी बिल्स के। समझ गए? मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना। क्या होता है दोस्तों? ओपन मार्केट ऑपरेशन का काम होता है। सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद करी जाती है। पैसे की सप्लाई को रोकना बढ़ाना होता है इसका काम। उच्च शक्ति वाला धन क्या है? हाई पावर्ड मनी क्या होता है दोस्तों? जो भी बैंक का रिजर्व है सेंट्रल बैंक के पास में, उसको बोलते हैं। केंद्रीय बैंक में बैंक के आरक्षित धन को हम क्या बोलते हैं? उच्च शक्ति वाला धन है, जो कि हम कहते हैं।
डंपिंग एक स्थिति है जब विक्रेता क्या करता है? डंपिंग किसको कहते हैं? जल्दी से बताओ भाई, डंपिंग सिचुएशन। आंसर क्या होगा यहां पे आपका? डंपिंग वाली सिचुएशन में क्या होता है? सेल करते हैं कम्युनिटी को लोअर प्राइस पे वर्ल्ड मार्केट में और डोमेस्टिक के अंदर ज्यादा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। जब आप इंटरनेशनल के अंदर तो प्राइस को कम रखो और हमारे खुद के देश में प्राइसेस को बढ़ा दो, तो उसको क्या बोलते हैं? डंपिंग कहते हैं। समझ गए मेरी बात? ये सिचुएशन होती है बेचने वाले की। कई बार 5 ईयर प्लान, कौन सी पंचवर्षीय योजना सही सुमेलित नहीं है? अरे भाई, चौथा 5 ईयर प्लान 1966 से 71 थोड़ी ना था। चौथा 5 ईयर प्लान क्या था? 69 से 74 था ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ वैल्यू क्या है दोस्तों? कार्ल मार्क्स के हिसाब से सोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों? लेबर, श्रम जो है ना, वो इसकी वैल्यू होती है सोर्स की। सोर्स ऑफ वैल्यू क्या होती है? लेबर होता है। समझ गए? उसको बोलते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। समझ गए? किसी भी चीज की वैल्यू सर्विस निकाली जाती है तब उसके पीछे जो काम किया होता है किसी लेबर ने, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, वह बाजार जिसमें ऋण प्राप्त किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? जहां से ऋण ले सकते हैं उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। ठीक है, ई बैंकिंग शब्द में ई अक्षर क्या दर्शाता है? ई बैंकिंग के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ही तो होता है भाई। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आंसर लगा हुआ है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन ब्रेटन वुड संस्था नहीं है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या है? देखो, ओईसीडी जो है ना वो ब्रेटन वुड का पार्ट नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी सब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस